जी नाज़रीन, वेलकम बैक द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान और इसराइल के हवाले से, और अब बात करते हैं नई चीफ जस्टिस के हवाले से। याह्या अफरीदी ने आज हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। जिसके बाद याह्या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ उनका बेहतरीन इस्तकबाल हुआ और जाते ही उन्होंने कुछ हुक्मनामे जो हैं वो जारी कर दिए। सबसे पहले जो उनका हुक्म था वो ये था कि 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट का इजलास उन्होंने बुला लिया है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 भी कर दी है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया है। याद रहे, वाज़ेह रहे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी में शामिल नहीं किया था, और अब इस कमेटी में 3 जजेस हैं। एक तो खुद चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, और फिर मंसूर अली शाह साहब भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब बाजवा साहब ने, सीनियर कानूनदान है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू वेरी मच। बाजवा साहब, कैसे देखते हैं आप आज याह्या अफरीदी साहब ने, जो कि नए चीफ जस्टिस जो हैं अब बन चुके हैं, और उन्होंने जो आज एक हुक्म दिया था फुल कोर्ट के हवाले से, उस पर भी आपका बयान लेंगे, लेकिन साथ ही जो तश्कील 9 की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, और उसमें मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया है, ऐसा लगता है, और कुछ माहिरीन का ये कहना भी है कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो पॉलिसी थी उन पे उन्होंने फुल स्टॉप कर दिया और कहा है कि अब ऐसे मामलात जो हैं वो नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, ये जो लोगों का तौसर है बिल्कुल ठीक है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा की कोई बात नहीं चलेगी, और हुकूमत को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। जिस तरह इन्होंने प्रोसीजरल बिल बनाया था तो उसकी खुद वायलेशन करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। आज अफरीदी साहब ने मुनीब अख्तर को रख के ये इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंट होके ही 3 साल वो जस्टिस रहेंगे, और वो इंशाल्लाह जो फुल कोर्ट उन्होंने बुलाई है वो इसलिए जो ज्यादातर चांस उसमें ये है कि कौन से केसेस हैं कोर्टें सुनेंगी। इससे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा एक हफ्ते के कंफ्यूजन आ रहा है। लिहाजा इसकी बाइफरकेशन करना, इसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल लार्जर बेंच इसकी तशरीह करेगा कौन कौन से केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा और कौन से केसेस दूसरे बेंच सुनेंगे। जी अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्योंकि आइन में तरमीम इसलिए लाई गई थी, और ज़राए का कुछ ये भी कहना है, माहिरीन का कुछ ये भी कहना है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने, लेकिन क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हो गए हैं, और अब मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हो गए जो कि पहले नहीं थे, अमीनुद्दीन साहब थे, तो फिर इससे हुकूमत के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मुरतब होंगे, और किन किन चीज़ों पर होंगे ये भी बताइएगा। नंबर 1 तो ये जो इलेक्शन है रिजर्व सीटों के मतलब जो फैसला आया था उसका इसी हफ्ते में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जो है बेंच बन जाएगा, और जितना भी जो है हमारा जो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान वहां पेश होंगे कि उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो फिर ये कंसीडर किया जाएगा कि अन्य तरह हुई हैं, वो हाउस मुकम्मल नहीं था, कौमी असेंबली का भी और सेनेट का भी, उसकी कंप्लीशन ना होने के बगैर ये किस तरह आइन के अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो किस तरह आई है। अब इस बारे में सारी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगी, इस पे बेंच बनेंगे, और इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिलता नजर आएगा। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा हमारी, कि जब आईनी बेंचेस बन रहे थे, पहले तो ये कहा गया था कि आईनी अदालत, फिर उसके बाद बात हुई ठीक है जी आईनी बेंचेस की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन कुछ वकलाओं का कहना ये भी था कि हर केस में कोई ना कोई आईनी पहलू निकलता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सारी जो केसेस है वो आईनी बेंच की तरफ चले जाएंगे, फिर इस तरह तो तादाद ज्यादा हो जाएगी पेंडेंसी की, तो फिर बात तो चूंकि तू ही है। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा, अब देखिए बेल एप्लीकेशन है जिसको सहन जज 302 को डिसाइड करता है, खारिज होती है, हाईकोर्ट जाती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी हम 184 के तहत ही जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सारे के सारे जज कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो पावर्स रखते हैं, तो लिहाजा वो जो बेल एप्लीकेशन होंगे वो आम बेंच सुनेंगे। जो नीचे से मुकदमा एग्जॉस्ट होके हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो आम बेंच सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल होती है उसका एक पिटीशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है जी सर, मैं सॉरी आपकी लास्ट लाइन सुन नहीं सकी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की डेफिनेशन दी गई हुई है। सही, कॉन्स्टिट्यूशन वो पिटीशन होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी तशरीह जरूरी होती है, जिस तरह 63 एक दफा फिर दूसरा रिव्यू आ गया,
इस तरह जब इसकी तशरीह की जरूरत होती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाता है, ये आइन में दर्ज है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस होंगी वो जी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगी। अच्छा सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो एक और ख़त सामने आया था जिस पर उनका कहना था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अदलिया का एहतराम नहीं कर सके, मुदाखलत करने की इजाज़त दी है अदलिया के मामलात में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टेन्योर में। तो फिर इस तरह तो ऐसा लगता है कि अदलिया डिवाइडेड है। आप सीनियर कानूनदान हैं, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अब जो वक्त गुजर गया है उसकी तरफ हमें अब ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं सही। मंसूर अली शाह साहब से भी गुजारिश करूंगा, जो वक्त गुजर गया है या अफरीदी साहब का मिलकर इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लगाएं, इस मुल्क के लिए कानून पास करवाएं, इस मुल्क के अंदर कुछ जजमेंट दे और गरीब आवाम जो पिसी हुई है उसके मुतालिक सोचें। ये जो IPP स्कैंडल है इसको खोलें, वो गंदम स्कैंडल उसको खोलें और बहुत सारे बड़े स्कैंडल है इनको खोलें ताकि पता चले हमारे मुल्क के अंदर कानून क्या है। ये होना चाहिए सिर्फ। अच्छा ठीक है, बाजवा साहब तरमीम के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आप कि ये जो तरमीम पास हुई है और जो कानून बनाए गए हैं ये किसी भी तौर पे काबिल कबूल हैं, ये अप्लाई किए जा सकते हैं या इन शिकों में भी हम देखेंगे कि तरमीम की जाएगी आने वाले वक्तों में? नहीं बहन, मैं गुजारिश करूंगा वक्त के साथ साथ जिस तरह चीजें बदलती हैं, पहले हम बसों पे सफर किया करते थे, ट्रकों पे सफर किया करते थे, ट्रेन आ गई, फिर आप देखें ना फ्लाइंग कोचेज आ गई और उबर आ गई, अफलाह सर्विस आ गई, फलाह सर्विस आ गई। हालात बदलते रहते हैं, कानून भी हालात के साथ साथ तब्दील होता रहता है। कुछ जो दफात है वो बहुत अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो अच्छी नहीं थी, सिर्फ सीनियरिटी का मामला था चीफ जस्टिस का, चलो वो भी अब तय हो गया, एक दफा अब कर लिया इन्होंने। असेंबली में पहले भी प्रोसीजर बिल इन्होंने बनाया, बाद में ऑर्डिनेंस ले आया, उसको खत्म किया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो इनको फिर इन हुकूमत में जो तरमीम की हैं, ये सारी की सारी इसकी पकड़ में आएंगे ये लोग। उसमें तो पता ही नहीं था ड्राफ्ट क्या है, इस हद तक कि मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट पता नहीं था। अब इस ड्राफ्ट का भी अभी तक किसी को नहीं समझ आई थी। अब जब बाहर आया है तो वकला ने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में इसकी डेफिनेशन बताई है, कुछ बातें सामने आ रही हैं कि ये आइन की तरमीम है क्या और इसमें होने क्या जा रहा है आइंदा। और इंशाअल्लाह जो आइन की तरमीम हम समझेंगे आइन के खिलाफ है, अवाम के लिए मुनाफी है, अवाम के लिए अच्छी नहीं है, हम उसके लिए दोबारा हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन करेंगे और बताएंगे कि भाई ये गलत कानून है। तो सर अब वैसे आप क्या समझते हैं कि जो आइन में तरमीम की गई है ये आम आवाम को रिलीफ देने के लिए की गई थी या पर्टिकुलरली सिर्फ इसलिए की गई थी कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सकें? सिर्फ मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस न बने, ये तरमीम इसलिए हुई। और ये आईनी बेंच के क्या फवायद होंगे सर? आईनी बेंच के हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही थी। मौलाना साहब ने कहा था कि ठीक है आप आईनी अदालत के बारे में बात ना करें, आईनी बेंचेस पे चले जाते हैं, तो वो तो हुकूमत मान गई। देखें तकरीबन 150 के करीब केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे रिजर्व सीट्स का मामला है, पेंडिंग है, अभी 8 फरवरी वाला इलेक्शन पेंडिंग है, और बहुत सारे मामला, 9 मई वाला मामला पेंडिंग है, उस पर जुडिशल कमीशन बनता है नहीं बनता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिनको अभी डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह यही अफरीदी साहब एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे। हम वकला भी मुखालफत कर रहे थे बहुत ज्यादा कि अब क्योंकि वो बन गए हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनका साथ देंगे। और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर से भी तवक्को रखते हैं क्योंकि बेंच उन्होंने बनाने हैं, वो मुल्क के मफाद में जो भी करें मुल्क के मफाद में करें। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो फिर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखें जनाब हमें आपका ये फैसला समझ नहीं आ रहा है, हमारी तशरीह करें, हम इसकी वजाहत चाहते हैं। वजाहत के बाद भी इलेक्शन कमीशन जो है वो हुक्म उदूली एक तरीके से उसने की, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? जो हुक्म उदूली की है, मुझे चंद दिनों के या गिल जाएंगे। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, पहले भी की थी, जो अपना फैसला करके इलेक्शन हुए नहीं, अभी पेंडिंग है। अभी ये कंटेम्प्ट पेंडिंग, इसके फैसला आने के बाद 2 दफा वजाहत देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ने उनका हुक्म नहीं माना। मैं समझता हूँ ये जेल में जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया
बाजवा साहब आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे, और अब जो नई कमेटी बनी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ख़ुद हैं, मंसूर अली शाह साहब ख़ुद हैं, और मुनीब अख्तर साहब का भी जो है वो नाम इस कमेटी में डाल दिया गया। इससे कबल हमने देखा था कि काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में अमीनुद्दीन को इस कमेटी में शामिल किया गया था, और फिर हमने देखा कि अमीनुद्दीन साहब को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया, और अब मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।